अतीक और अशरफ की कल तक ये हो रहा था कि इन दोनों के संबंध आईएसआई से हैं, लश्कर तैयबा से हैं और पाकिस्तान से ये हथियार मंगाते थे। अगर ये सारी बातें उसने पुलिस को बता दी तो जाहिर है ये व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। और अगर इसके कबूलनामे और होते, इसकी अभी और पड़ताल होती तो शायद देश के बहुत बड़े चेहरे सामने आ जाते कि अतीक के संरक्षण क्यों दे रहा था। प्रयागराज में कई लोग बड़े, कल जो ईडी का छापा पड़ा बड़े बिल्डर के यहाँ, उसके संबंध जुडिशरी में कई लोगों के हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट के हैं, बड़े पॉलिटिकल लोगों के हैं। तो जिसके संबंध लश्कर तैयबा से और जिसके संबंध आईएसआई से, उसकी सुरक्षा के बीच में 3 लोग आके उसकी हत्या कर देते हैं। क्या यह पूरी सरकार का, पूरी पुलिस का फेलियर नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए काला दिन है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए काला दिन है। और मैं ये समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ को शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री वही। और मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक हालात नहीं हो सकते। अतीक अहमद सिर्फ एक गैंगस्टर या और कोई चीज नहीं थे। अतीक अहमद पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है और तमाम सारी चीजों जनता को उसने रिप्रेजेंट किया है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी अपराधी को बख्शा जाए, लेकिन उसकी हत्या करने और वो करने का अधिकार तो किसी को नहीं है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई आम आदमी हो या कोई भी व्यक्ति। और यह हत्या है, और यह हत्या प्री प्लान्ड है, कराई गई हत्या है। ये वैसे ही हत्या है, मुझे याद आती है उन्नाव में लखनऊ के एक एमएलसी हुआ करते थे अजीत सिंह, उनकी हत्या की गई थी। उन दिनों में लखनऊ में, हाँ लखनऊ में ही था, और उस समय एक सिपाही से कराई गई थी। और वो सिपाही फिर बाद में कहां गया, क्या हुआ, कहां सजा हुई, कुछ नहीं पता। इसी तरीके से कमोबेश यह साजिशन हत्या है, प्री प्लान्ड हत्या है। और यह हत्या कोई और नहीं करा रहा है, सरकार करा रही है। क्योंकि सरकार को अब यह था कि हाँ ये कैसे दिखाएं। और यदि पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो रही है, वो जुडिशियल कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी से लाया गया, ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया, फिर उससे पूछताछ के नाम पे वो किया गया, और अब ये हत्या करने का पूरा इरादा था, पूरी प्लानिंग थी। क्योंकि जब गुजरात से लाया गया था तब भी ये प्लानिंग थी, लेकिन तब लगातार साथ साथ मीडिया चल रहा था, इसलिए वो कहानी नहीं दोहरा सके। तो अब कहानी दूसरी प्लान करी। और ये कमोबेश कहानी का यदि मैं जिक्र करूं तो लखनऊ की एक कहानी आपको याद दिला देता हूं। आपको याद होगा कि लखनऊ में पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ एक केस के एक्यूज्ड बंद थे, और उस समय यह हुआ कि अगले दिन उनके केस का फैसला होने वाला था। सबूत सरकार जो प्रोसिक्यूशन था वो इकट्ठा नहीं कर पाया था, और फिर यह लगा कि इसका खेल कैसे किया जाए। अंततः खेल होता है कि उन्हें कहा जाता है कि लखनऊ की जेल तब उस जगह हुआ करती थी जहां आज टूट गई है उस जगह से, तो वो कैंट के पास में, तो वहां पर जेल होती थी। तो सीधे रास्ता गाड़ी का होता था, वो की बजाय उसे घुमाकर तेलीबाग साइड से लाया गया। और तेलीबाग साइड से लाते वक्त एक अचानक बाइक आती है, वो उसके सामने एक्सीडेंट दिखाते हैं, और उसके बाद में पीछे से 2 लोग आते हैं, वो कहते हैं गोली चला रहे हैं, और सब गोली चला रहे हैं, छुड़ाने आए थे। और उसके बाद में पुलिस कहती है हमने फायरिंग करी और उसमें मारे गए। वो कहानी चूंकि मेरी अपनी अजय जी, मैं उस मौके पे गया था, नूरा नाम था उसका, नूरा। जी 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 जी। तो मैं ये बता रहा हूं, इस तरह के किस्से मैं तमाम सारे देखे हैं। एक किस्सा मैंने इसी तरीके से श्रीपद दाढ़ी का देखा था। वो गोरखपुर से जा रहा था और दिल्ली जा रहा था, लखनऊ एयरपोर्ट पे उसे पकड़ा, कृष्णा नगर में रात में रखा था। मैं उन दिनों दैनिक जागरण का क्राइम रिपोर्टर होता था, और उस समय एसएसपी हुआ करते थे रजनीकांत मिश्रा, तो वहां पर, और सुभाष सिंह बघेल हुआ करते थे जो है डीपीएसपी। तो वहां पर कृष्णा नगर कोतवाली में रख करके, और किस तरीके से उसको तब तक ये पहचान ही नहीं पाए थे। इत्तेफाक से मैं, चूंकि मेरा अपना घर कृष्णा नगर में, तो मैं आ रहा था घर, मैंने देखा अचानक कि ये भीड़ आज रात में क्यों थाने में लगी है। तो अचानक मैं चला गया, और चला गया
तो मुझे चूंकि कोई रोकता नहीं था कई कारणों से, पुलिस फैमिली से होने के कारण, तो मैं गया तो वहां पता चला किसी को पकड़ा है, क्या हो रहा है, वो पहचानने में गड़बड़ी हो रही थी। तो इत्तेफाक से मैंने पहचाना उसको, तब उसको गोरखपुर पुलिस से क्लियर किया गया, और क्लियर किया गया तो पता चला वही है। तो आप सोचिए, मैं अब नाम नहीं लूंगा उन अफसरान का, उनका आया कि अजय भाई आज कुछ मत छापना। हमने चलिए आज वैसे भी मुझे भी पता था अखबार मेरा निकल गया है, अब कहां छपेगा। रुकवाने के लिए मुझे विनोद शुक्ला जी जो हमारे एडिटर थे उनसे मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती, वो मेरी हिम्मत नहीं थी। तो मैं उसके बाद में घर चला गया, मैंने भी कहा कि हाँ मैं एहसान करे दे रहा हूं। और उसके बाद में अगले दिन कहा गया कि वहां से कोर्ट पेशी में ले जा रहे हैं, और साहब उसको ले जा करके मार दिया गया नहरिया के पास। वायरलेस सेट पे मैसेज चला कि एक मुठभेड़ हो रही है, ये हो रही, इधर गोली चल रही, उधर चल रही है। लोग वो थे, और मैं आपको सच बताऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो फोटो छपी थी उसमें लाश के पास खड़ा मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि हुआ क्या है। तो मैं ये कहानियां मैं पुलिस की बड़े अच्छे ढंग से जानता हूं उत्तर प्रदेश की, और वो कैसे कैसे क्या करती है। तो साहब अतीक अहमद को आके कोई और मार जाए, यह संभव है, और चुन के उन्हीं को और उनके भाई को मार जाए, बाकी कोई नहीं मरा। कितने पुलिस वाले मरे? एक भी नहीं। तो साहब चुन के आप उन्हीं को आके, इतना तो सटीक और इतना सब कुछ तो नहीं होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं, जंगल राज। आप में यदि हिम्मत थी, आप उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते, पूरे सबूतों के साथ में सजा दिलाते और स्पीडी ट्रायल करवाते, फांसी पे चढ़ाते, मैं तालियां बजाता। लेकिन मैं समझता हूं यह आपकी हत्या है, और हत्या खुद सरकार ने कराई है, और सरकार की कराई गई ये हत्या है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो चुका है, और कोई कानून का राज नहीं है, कानून व्यवस्था का यहां कोई मतलब नहीं है। मैं आज कहता हूं कि पिछली सरकारें बहुत अच्छी थी, जो आज योगी आदित्यनाथ जीवित हैं, नहीं तो जितने मुकदमे थे पिछली सरकारों ने भी यदि ऐसे ही सोचा होता तो क्या हुआ होता, कल्पना करिए। यही वो योगी आदित्यनाथ है जो संसद में फूट फूट कर रोए थे, और आज की स्थिति देख लीजिए। इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के क्या हाल हो गए। तो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति यदि सत्ता में होंगे तो वो अपराध ही करना जानते, वो न्याय और कानून की व्यवस्था नहीं जानते, उसकी भाषा नहीं जानते। जी, ये एक बड़ी खबर ये आई है कि ये जो हमलावर थे इनके नाम है लवलेश तिवारी, सन्नी और अरुण मौर्य। ये तीनों लोग कैमरा और माइक लेकर आए थे, पत्रकार की शक्ल में आए थे, और तीनों ने सरेंडर कर दिया। मारने के बाद पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। देखिए आप कितनी अच्छी पुलिस है कि सरेआम सामने जब हत्या करने वाले तो कितने आसानी से पकड़ ले रही है, और बाकी को कहती है कि हाँ साहब आप ये, और आप देखिएगा बड़ा आसान सा है कि वो बच जाएंगे। वो कहेंगे पुलिस ने तो हमें जबरदस्ती सरेंडर करा दिया, और एविडेंस एक्ट में आप जो प्रोविजन है उनको पढ़ लीजिए, तो ये तो बचाने का पूरा क्रम कर दिया। कोई और होता तो वो होता। इससे आप समझिए कि ये खेल क्या है। इस तरह से ये सारी चीजें दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो कोई चीज नहीं रह गई है जिसको लेके आज कह दें कि कोई सुरक्षित है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, पुलिस अजय जी एक मिनट रुकूंगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा है उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सुरक्षा सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, आप बताइए। मैं वही कह रहा हूं, अखिलेश जी सही कह रहे हैं। अखिलेश जी ने फिर भी सभ्यता बरती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये हत्या सीधे सीधे कलंक है, उत्तर प्रदेश पे कलंक है। और आज मुझे वो कोट याद आता है जस्टिस एएन मुल्ला साहब का, जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला जी का,
कि उत्तर प्रदेश पुलिस संगठित अपराधियों का गिरोह है। आज वो पूरी तरह सही साबित हो रहा है और इसी को जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ने भी कोट किया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश जंगल राज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कोई शासन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये हत्यारी सरकार है और ये सिर्फ हत्या करना जानती है। कल परसों जो है एक बालक की हत्या करती है, उसका एक ड्रामा क्रिएट करती है कि 2 बच्चे वो छुड़ाने जा रहे थे अतीक को, अरे आज तक नहीं गए, अब वो छुड़ाने जा रहे थे और अब ये कह रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है और कितना निकृष्ट ढंग का व्यवहार। जी अजय जी, आप अखबारों के, बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह, आपने क्राइम की सालों रिपोर्टिंग की है और उस दौर में की है जब क्राइम के बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। श्री प्रकाश शुक्ला थे, हरिशंकर तिवारी थे, आपने बड़े करीब से देखा है। पुलिस के, आप एक पुलिस अफसर के बेटे हैं, तो दोनों का संतुलन आपने देखा है। मुझे बताइए, जब अपराधी का ये कबूलनामा आ जाए, टीवी पे चलने लगे कि अतीक ने, अशरफ ने कहा है कि हम लश्कर तैयबा के लिए काम करते हैं, हम आईएसआई के लिए काम करते हैं, हथियार पाकिस्तान से मंगाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा तो इतनी कड़ी कर देनी चाहिए। और ये बात तो बड़ी जाहिर है कि अगर कोई हमला करने आएगा तो वो पत्रकार का रूप बना के आ सकता है, ये तो कोई भी सोच सकता है। तो क्या पुलिस को पता था कि यह हत्या होगी वहां पे? स्वाभाविक सी बात है संजय जी, जो आप बता रहे हैं। पहली बात तो एक जान लीजिए, 161 का बयान होता है और उस 161 के बयान में किसी हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती, चाहे जो मन करे वो लिख लो। तो इसलिए पुलिस कुछ भी कहानी लिख ले, वो लिख सकती है। तो पहली बात तो ये कि उसने जो ये कहानी लिखी और बनाने की कोशिश की, वो कहानी ही है, उसका कोई कानूनी वजूद नहीं है जब तक कि उसके सपोर्ट में एविडेंस ना हो, और एविडेंस कोई है नहीं। लश्कर तैयबा आप कहते हैं, तो लश्कर तैयबा से क्या संबंध था, लश्कर तैयबा से क्या क्या लेन देन हुआ, वहां से क्या इनको आया क्या गया, एक भी सबूत नहीं है। इसके बाद में जिस तरीके से ये दूसरी कहानी उसमें जोड़ रहे हैं, वो सारी चीजें, और यदि ये सही है, पुलिस के सामने सही में उन्होंने कबूल किया है, तो हुजूर उसी समय सिक्योरिटी हाई नहीं सुपर हाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यह तो देश की सुरक्षा का विषय है। और ऐसी स्थिति में तुरंत एनआईए को सूचित करना चाहिए था और एनआईए को तुरंत आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। ना एनआईए ने ज्वाइन करी, ना कुछ किया, ये सारी कहानी बता दी। और उसके बाद में ऐसे व्यक्ति को तो सुरक्षित रखना इसलिए जरूरी था कि लश्कर तैयबा का यदि पूरा नेटवर्क तोड़ना है, तब तो आपके पास में बहुत अच्छा आदमी मिल गया है। पूरा नेटवर्क तोड़िए, उसे बस्ट कीजिए, देश को सुरक्षित बनाइए, देश को सुरक्षित करिए। आपने तो इसका मतलब है देश के गद्दारों की मदद की है, उनकी मदद की है जो देश के अंदर लश्कर तैयबा और सबका पूरा नेटवर्क बना रहे हैं, और उस नेटवर्क की कड़ी आप नहीं तोड़ पाए। आपको तो वो पूरी कड़ी तोड़नी चाहिए थी। आपको पाकिस्तान और वहां लश्कर तैयबा का जब आप कनेक्शन बता रहे हैं, तो उन लोगों को भी लाने का प्रयास करना चाहिए था। आपको तो इसके लिए ये जरूरत पड़ी तो हेग जाना चाहिए था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उसमें जाकर के मांग करनी चाहिए थी कि टेरर का ये पूरा वो है, लिंक है। क्या एनआईए ने जांच की? नहीं की, आज तक तो नहीं की। आप बताइए। और ना ही ये, तो फिर कौन सी कहानी बता रहे हैं? इसका मतलब है आपने एक कहानी लिखी, प्लान करी और उसके बाद में ये प्लान करके करा दिया। तो कुल मिलाकर के यह जो प्रथम दृष्टया देखने को लगता है, ये 101% हत्या है। मैं बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, बीइंग अ क्रिमिनल एडवोकेट और बीइंग अ पुलिस अफसर का बेटा, और मैं उस पुलिस अफसर का बेटा हूं जिसने 77 इनकाउंटर किए हैं, 77 इनकाउंटर। तो आप ये समझिए, और उसी इलाके में किए हैं जिस इलाके के ये रहने वाले हैं, इलाहाबाद और बांदा, बुंदेलखंड, हमीरपुर, ये सारे इलाके में बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश तक फौजी डकैत का गैंग मेरे पिता ने खत्म किया।
जो उस जमाने का सबसे बड़ा होता था, उसकी पापा का मुखबिर के तौर पे काम किया था ददुआ ने। तो मैं ये उदाहरण आपको दे रहा हूं। अजय जी तो मुझे अजय जी एक मिनट के रोकूंगा। सीएम ने डीजीपी को तलब कर लिया है और एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बीच में एक बड़ी खबर यह है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता, जो लगातार फरार चल रही थी, पुलिस कह रही थी नेपाल चली गई है, वो चली गई हैं, वो कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर पहुंच गई, अतीक के शव के पास पहुंच गई, वो भी फरार बता रही थी पुलिस। ये कैसे होगा? मैं फिर क्या कह रहा हूं कि आप ही के सब सुरक्षा में हैं, सब आप थोड़े दिन कहानी बनवाते हैं, मीडिया में शोर मचवाते हैं, प्लान कराते हैं और उसके बाद में मर्डर कर देते हैं। फिर एक मर्डर के बाद में दूसरे को आप दूसरी तरीके से मर्डर दिखाते हैं और फिर उसके बाद में तुरंत आप बताइए, आपने उसके बेटे के अंतिम संस्कार में जो हर व्यक्ति का अधिकार है, बड़े से बड़े क्रिमिनल का अधिकार है, आप याद करिए भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी, उनके परिवार में एक मौत हुई थी, भगत सिंह को भी उसमें शामिल होने का मौका दिया गया। आज आप क्या कर रहे हैं? तो जब अंग्रेज ऐसा कर सकते थे, आप तो उनसे गए गुजरे कि अंतिम संस्कार में तो आदमी को शामिल करा सकते थे, तब आपने बहाने बनाए और उसके बाद में आपकी प्लानिंग कुछ और थी, आपने किया, जानबूझ के किया। और सीएम के ये ड्रामे के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि अब तक सीएम नहीं दिखाई दे रहे थे, अब तक नहीं बोल रहे थे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी? यह हिंदुस्तान पे दाग लगाया है योगी आदित्यनाथ ने। अजय जी ये एक चीज और है बहुत मजेदार कि स्वतंत्र देव जी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। अब आप इसी से समझ लीजिए, ये कहते हैं हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये सदन के सदस्य हैं, ये लोकतंत्र में है। मैं फिर क्या कह रहा हूं, अतीक अहमद यदि अपराधी था तो उसे कड़ी से कड़ी सजा इस देश के न्यायालय से दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, उसे फांसी चढ़वाना चाहिए था, सरेआम फांसी चढ़वाना चाहिए था। लेकिन ये करके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के सब चीज पे कलंक लगा दिया है। कल बाबा साहब का जन्मदिन था और आज बाबा साहब के संविधान, कानून, सारी चीजों पे धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उत्तर प्रदेश और देश के लिए इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता है, न्याय व्यवस्था के लिए कलंक नहीं हो सकता। अजय जी, आप अधिवक्ता भी हैं और बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मेरे को ये मत भेजिए यूपी, ये लोग मेरी हत्या करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को वो डेट लगती रही। आज जो हत्या हुई है, तो क्या कल सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले सकता है? मैं तो एक बात सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, यह सामान्य मसला नहीं है। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, इसको लेके पूरी तरीके से करना चाहिए और इसमें योगी आदित्यनाथ को बतौर गृह मंत्री तलब करना चाहिए और योगी आदित्यनाथ से निजी तौर पे इस पे वो लेना चाहिए कि आप गृह मंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, या आप कोई निकम्मे व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि या तो आप खुद गुंडे हैं या फिर आप इस तरह से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं रही है और यह पहली बार देखने को मिल रहा है। और यह भी दिन इस देश में देखने पड़ेंगे जिस देश में कानून का शासन होता था, आज जंगल राज है। इससे बड़ा और जंगल राज क्या होगा?